प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। तो विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम भारत की विदेश नीति को समझते हैं। पहली विशेषता है गुटनिरपेक्षता की नीति। विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतः असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्षता का रहा है। इसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व कहते हैं। गुटनिरपेक्षता गुटों की पूर्व उपस्थिति का संकेत कर देती है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो उसने पाया कि विश्व की राजनीति दो विरोधी गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे का सोवियत संघ। विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी खेमों में विभाजित हो गए और भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत के लिए एक विकट समस्या थी कि वह क्या करे। ऐसी स्थिति में भारत के नीति निर्धारकों ने ये निर्णय किया कि वे विश्व के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे और एक अलग नीति अपनाएंगे जिसे उन्होंने गुट निरपेक्षता का नाम दिया। पंडित नेहरू ने कहा, यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा तो हम वहाँ ना तो आज तटस्थ रह सकते हैं और ना भविष्य में तटस्थ रहेंगे। कृष्ण मेनन ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए कहा कि हम तटस्थ देश नहीं हैं, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं, हम साम्राज्यवादियों अथवा अन्य देशों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं, हम नैतिक मूल्यों के संबंध में तटस्थ नहीं हैं, हम उन बड़ी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं है जिनका कभी भी उदय हो सकता है। अप्पादोराई कहते हैं, यह स्वतंत्र विदेश नीति एवं तटस्थता एक ही बात नहीं है। यदि कभी कहीं युद्ध होता है तो इस नीति की मांग होगी कि अपने स्वतंत्रता एवं शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ दे। ये एक नकारात्मक नीति नहीं है, ये सकारात्मक है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट के साथ जोड़ा हुआ न होना, अर्थात नाटो, सीटो या वार्सा संगठनों जैसे किसी सैनिक गठबंधन में शामिल न होना। ये ऐसी नीति है जो विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है और हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने और अपने दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्वतंत्र समझती है। यह किन्हीं पूर्वाग्रहों के आधारों पर कार्य नहीं करती, ये समस्याओं पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाती है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? तो एक पहला कारण है किसी भी गुट में शामिल होकर अकारण ही भारत विश्व में तनाव की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। दूसरा, भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता था। यदि वो कोई गुट में शामिल हो जाता तो उसे गुट के नेताओं का दृष्टिकोण मानना पड़ता। तीसरा, भारत अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी योजनाओं को सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर है। गुट निरपेक्षता की नीति से सोवियत संघ तथा अमेरिका दोनों से एक साथ सहायता मिलती रही। चौथा, भारत की भौगोलिक स्थिति गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने को बाध्य करती थी। साम्यवादी देशों से हमारी सीमा टकराती थी और पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना विवेक सम्मत नहीं था। पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिलती थी, इसलिए साम्यवादी गुट में सम्मिलित होना भी बुद्धिमानी नहीं थी। तो कुल मिला के भारत ने इन सब बातों को ध्यान में रख के गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। दूसरा आता है शांति की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही है। भारत ने प्रारंभ से ही ये महसूस किया कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला है। भारत को इस बात की चिंता है कि वे अपनी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न करे। जैसे 1956 में सुएज नहर के संकट के कारण भारत की आर्थिक योजना प्रभावित हुई। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ाई। तो पंडित नेहरू ने कहा कि हमारी पहली नीति तो यही होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें। दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति भी स्थिति बचाने की होनी चाहिए। यदि युद्ध छिड़ गया तो हम उसे रोकने में समर्थ हो सकें। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए भारत शांतिमय साधनों, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताओं व समझौतों, मध्यस्थता, पंच निर्णय या विवाचन आदि पर बल देता है। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा शांतिमय साधनों से ही किया। श्रीलंका हो, जिसके साथ भारत के संबंध थे, भारत ने उनके साथ समझौते किए। 1954, 64 और 74। बांग्लादेश के साथ 29 सितंबर 1977 को फरक्का समझौता किया। दिसंबर 1996 में गंगा के पानी के बंटवारे का समझौता किया। नवंबर 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की यात्रा में
दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में एक समझौता किया। भारत ने 25 जनवरी 1996 को निरस्त्रीकरण सम्मेलन में CTBT के बारे में भी वक्तव्य दिया, जिसमें ये कहा था कि इसे विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के संदर्भ में जोड़ा जाए और एक समयबद्ध रूपरेखा के अंतर्गत सभी नाभिकीय हथियारों की समाप्ति के लिए संधिबद्ध किया जाए। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में ऐसी किसी बात की गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए जिसकी आड़ में नाभिकीय हथियारों के निरंतर विकास एवं परिष्करण के उद्देश्य से विस्फोटक अथवा गैर विस्फोटक गतिविधि की जा सके। चूँकि CTBT परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए भारत ने जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सम्मेलन 20 अगस्त 1996 में संधि को वीटो कर दिया। नेक्स्ट है मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। भारत की विदेश नीति मैत्री और सह अस्तित्व पर जोर देती है। भारत की ये धारणा है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सह अस्तित्व की भावना पैदा हो। यदि सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता तो आणविक अस्त्रों से समूची दुनिया का नाश हो जाएगा। इसलिए भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री संधियाँ और व्यापारिक समझौते किए, जैसे भारत नेपाल संधि, भारत इराक संधि, भारत जापान संधि, भारत मिस्र शांति संधि, भारत सोवियत मैत्री संधि, भारत बांग्लादेश संधि। पंडित नेहरू ने कहा था, विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है तथा दूसरों से अलग रह के हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शांति चाहते हैं, अपना वश चलते हैं, हम दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ाई नहीं चाहते। नेक्स्ट है विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति। भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व में परस्पर विरोधी गुटों के मध्य सेतुबंध का कार्य करता रहता है। अपनी गुटनिरपेक्षता नीति के कारण भारत दोनों गुटों के बीच उनको मिलाने वाली कड़ी के रूप में कार्य कर सकने की एक विशिष्ट स्थिति में रहता है। दोनों गुटों के मुकाबले में भारत की आर्थिक स्थिति और सैनिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही है, किंतु दोनों गुटों में शक्ति संतुलन होने के कारण उन दोनों के बीच विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थ का कार्य करने की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत उपयुक्त रही है। अपनी इस स्थिति के कारण अब तक उसने कोरिया, हिंद चीन, कांगो आदि समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दोनों गुटों को पास लाकर विश्व शांति का आसन्न खतरा कम किया है। नेक्स्ट है साधनों की पवित्रता की नीति। भारत की नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं है। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी की इस मत से बहुत प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य वरन उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। यद्यपि उनके सत्य और अहिंसा के साधनों को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सकता, फिर भी भारत निरंतर इस बात का प्रयत्न करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से किया जाए, हिंसात्मक साधनों से नहीं। स्वयं भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधनों के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने इत्यादि का प्रयत्न करेगा। यदि साधनों की श्रेष्ठता में भारत का विश्वास न होता तो 1965 का ताशकंद समझौता एवं 1972 का शिमला समझौता कभी नहीं होता। भारत ने न केवल पाकिस्तान की युद्धबंदी ही लौटा दिए, अपितु युद्ध में जीती हुई भूमि भी लौटा दी। भारत हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में ही करना उपयुक्त मानता है। भारत मानता है कि साधन अच्छा है तो साध्य भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन भी भारत की शांतिप्रियता का द्योतक है। 1954 के बाद से भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने नई दिशा प्रदान की। पंचशील का मतलब है आचरण के 5 सिद्धांत। ये भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसके नियम हैं एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, दूसरा अनाक्रमण, तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, चौथा समानता एवं पारस्परिक लाभ, पांचवा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इनका प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग सम्मेलन में इन पंचशील के सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया। 14 दिसंबर 1959 को 82 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए
पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निस्संदेह आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। पंचशील के सिद्धांत आपसी विश्वास के सिद्धांत हैं। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दे दें तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याओं का निदान मिल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये सिद्धांत जो भारत की महान उपलब्धि माना जाता था, लेकिन चीन के धोखा खाने के बाद, चीन के हमले के बाद में ये सिद्धांत मानना वास्तव में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल थी। आचार्य कृपलानी ने कहा था ये सिद्धांत पापपूर्ण परिस्थितियों की उपज है, क्योंकि ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से संबद्ध एक प्राचीन राष्ट्र तिब्बत के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों को स्वयं भुक्तभोगी रहा है, इसलिए साम्राज्य का विरोध करना उसका स्वाभाविक था। प्रजातीय विभेद के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दूषित होता है और युद्ध के कारण उत्पन्न होते हैं। विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन विदेशी दास्ता से मुक्ति पाने के लिए हुए, भारत ने खुलकर उनका समर्थन किया। इंडोनेशिया पर जब हॉलैंड ने कब्जा करना चाहा तो भारत ने विरोध किया। एशियाई देशों को संगठित किया। 1956 में इंग्लैंड और फ्रांस ने जब मिस्र पर आक्रमण किया और सुएज नहर के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया तो भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जीरिया आदि देशों के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। पश्चिमी एशिया में भारत ने डॉलर साम्राज्यवाद का सर्वथा विरोध किया और अरब राष्ट्रों का साथ दिया। भारत ने फिलिस्तीनी जनता को अपने अधिकार दिलाने के लिए सदैव प्रयास किया। हिंद, चीन, वियतनाम, कंपुचिया, लाओस में अमेरिकी हस्तक्षेप का भारत ने विरोध किया। भारत सैनिक गुटों, नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट का विरोधी रहा है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में तो भारत ने मुक्तिदाता की भूमिका निभाई है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेश के विरुद्ध आवाज़ उठाता रहता है। दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में, जिम्बाब्वे में प्रजातंत्रीय विभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था तो भारत ने इसका विरोध किया। और भारत प्रजाति विभेद का इतना घोर विरोधी था कि उसने उस समय की दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ अपने दौत्य संबंध भी विच्छेद कर दिए थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता है। भारत के लिए संघ राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक प्रमुख, प्रभावशाली एवं न्यायोचित मार्ग है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों एवं विशेष अभिकरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारत ने आज तक कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों का यथोचित सम्मान किया है। कोरिया और हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने संघ की सहायता की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर कांगो में शांति स्थापना हेतु अपनी सेनाएं भेजी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने जो सहयोग किया उसी कारण अक्टूबर 2010 में जब 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। वर्तमान में भारत फिर 8वीं बार सदस्य चुना गया है। भारत के डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी का संबोधन हुआ 6 से 8 सितंबर 2000 को। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में सुधार करने तथा निर्धनता निवारण के लिए नई वैश्विक पहल करने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया। शांति निर्माण में भारत ने $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की 4 नवंबर 2010 को। वर्तमान में भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। भारत ने अपने जो भी पैसा है संयुक्त राष्ट्र संघ की वो सब दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच भागीदारी के परिणामस्वरूप 2005 में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि की शुरुआत हुई है। भारत वर्तमान में UNDEF का दूसरा सबसे बड़ा अंशदाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त रूप से प्रायोजित करते हुए 177 देशों के रिकॉर्ड संख्या के साथ एजेंडा मत 124 वैश्विक स्वास्थ्य और विदेश नीति के अंतर्गत भारत द्वारा प्रस्तावित प्रारूप संकल्प A1691L17 अंगीकार कर लिया।
और इस संकल्प से प्रत्येक वर्ष 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब हम अगर भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन करें, क्योंकि अभी पिछले माह ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद ने भारत को परमानेंट मेंबर की एक बार फिर से वकालत की और उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका जो है वो पूरी तरीके से नहीं निभा रहा है। भारत की उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व में जो भी संकट की स्थिति आ रही है, चाहे वो आर्मीनिया में हो रही हो, चाहे सीरिया में हो रही हो, चाहे ईरान या चीन और भारत के बीच में जो तनाव है, उसमें अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाए। अगर हम भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी विदेश नीति कई मामलों में पिछड़ रही है। जैसे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में असफल रही है, गुटनिरपेक्षता एक दिखावा बन के रह गया है, देतांत की विश्व राजनीति हो गई है। भारत सोवियत संधि जो है उसको ही कई बार कहा जाता है कि इसने भारत की गुटनिरपेक्षता को ख़त्म कर दिया। मित्र और शत्रु को परखने में हम असफल रहे हैं। इजराइल हमारा हमेशा समर्थन करता है लेकिन हम उससे अपने से अलग रखते रहे। विदेशी आक्रमणों का शिकार रहे, चाहे वो 1948, 65, 71 में पाकिस्तान के भारत पे हमले का हो, 62 में चीन का हो। प्रवासी भारतीयों की हम लोगों ने उपेक्षा की है और सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार रहे हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। नीति निर्माण की दोषपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति कई मामलों में सफल रही है। दोनों ही शक्तिशाली गुटों ने भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा की है। आज अमेरिका और रूस भारत का साथ दे रहे हैं और इसीलिए चीन जैसा विस्तारवादी देश भारत के खिलाफ आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। भारत दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करता है और भारत की निर्गुट नीति विश्व शांति के हित में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का जो दावा है वो केवल चीन को छोड़ के बाकी सारे जो परमानेंट मेंबर है वो भारत को सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं। और कश्मीर का मामला हो तो भी भारत को अरब देशों का भी साथ मिलता है और पाकिस्तान आज दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। तो ये भारत की विदेश नीति है और वर्तमान में मोदी सरकार के समय भारत की विदेश नीति जो है उसमें काफ़ी हद तक वास्तविकता और मेक इन इंडिया के ऊपर जोर दिया जा रहा है और भारत को काफ़ी मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।